जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम में। देखिए यहाँ पे आपके जीके जीएस और हिंदी साथ में आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यानी री एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टिकोण से नेक्स्ट एग्जाम यानी री एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। देखिए यहाँ पे साथियों पहला क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यानी जापान यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान को निप्पॉन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको निप्पॉन भी कहते हैं, निप्पॉन भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर में है, ये ध्यान देखना काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन बी के साथ चलते हैं हम लोग। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन है आप नोटबुक ले लीजिए और क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ से आप अगर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो काफी अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, बताना है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए के साथ चलते हैं, 5 अक्टूबर। ठीक है, और इसकी डेट अगर याद करें तो यहाँ पे 1996 को, ठीक है 1996 को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इतना ही काफी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इसको भी नोट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान देना कि खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1699 में। ठीक है, 1699 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने किया था, ऑप्शन बी, ठीक है गोविंद सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, गोविंद सिंह राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर जितनी भी वीडियो है उसकी आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सारे वीडियो की स्टडी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों काफी आसानी से सॉल्व करते हुए चलेंगे, बहुत ही जल्दी यहाँ पे हड़बड़ा के सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ध्यान देना। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, सतलज नदी पे ये स्थित है। और हाँ ये देखिए पंजाब, ठीक है पंजाब और हरियाणा, ठीक है पंजाब हरियाणा, साथ में राजस्थान, राजस्थान, ठीक है ये 3 प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी, भाखड़ नागल परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है और ये स्टेट आप नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, 24 राइट ऑप्शन होगा। अच्छा 24वें तीर्थंकर का नाम मालूम है, 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुआ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर परिष्कृतकरण के बाद परिवर्तित होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, कई बार रिपीट हुआ है। तो साथियों यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मार्बल या संगमरमर ये चूना पत्थर कायांतरित चट्टान है। ठीक है, कौन सी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो यहाँ से अलग से की पॉइंट आप नोट कर लेना। ओके, फिलहाल ऑप्शन ए के साथ चलते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत करता है। तो साथियों यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 12 सदस्य को ये मनोनीत करता है। ठीक है, अनुच्छेद का बात करें तो ये अनुच्छेद 80 के तहत, ठीक है इसमें जो संख्या है वो 250 सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो लोकसभा में साथियों, लोकसभा में कितने
2 को मनोनीत करता है, ठीक है, लोकसभा में 2 को ये मनोनीत करता है। सो काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले आपके एग्जाम के लिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चौथा खंबा यानी किससे संबंधित है? देखिए न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका, ठीक है, ये 3 स्तंभ माने ही जाते हैं। तो यहाँ पे चौथा स्तंभ कौन सा होगा? प्रेस, ठीक है, प्रेस कौन सा है? प्रेस क्या है? ये चौथा स्तंभ माना जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा और ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये आपके यूपीएससी का क्वेश्चन बन रहा है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, समुद्रगुप्त। काफी इंपॉर्टेंट, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, और इनकी जो विजय हुई थी उसका जो वर्णन है वो हरिसेल ने किया था, ठीक है, किसने किया था? हरिसेल ने। ओके, नाम इंपॉर्टेंट, हरिसेल ने किया था, ये नाम याद रखना। ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या होगा? तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, विटामिन ए, ठीक है, और इसकी कमी से एक रोग होता है, ठीक है, इसकी कमी से एक रोग होता है, ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रोग होता है रतौंधी, ठीक है साथियों, कौन सी कमी हो से रोग होगा? वो रतौंधी होगा, आप नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आर्टिकल बात करें तो आर्टिकल है 324, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है? देखिए ये एक त्योहार है पोंगल त्योहार, ठीक है, और किस, ये 4 स्टेट दिया हुआ है सामने। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए के साथ चलते हैं, तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है और ये जो साल में 14 से 15, ठीक है, 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 से 15 जनवरी को ये मनाया जाता है साथियों। कहाँ पे? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, 14 से 15 जनवरी, ये डेट याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन ए के साथ ही हम लोग रहेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का क्या नाम है? देखिए यहाँ पे अगर मजलिस की बात करें तो ईरान की संसद का नाम है, ठीक है, किसकी? ईरान की संसद का नाम है शोरा। शोरा काफी फेमस है, तो शोरा ये है आपके पाकिस्तान की संसद का नाम, ठीक है, पाकिस्तान की संसद का नाम है शोरा। यहाँ पे देखिए डाइट, डाइट क्या है? जापान की संसद का नाम डाइट है, तो ऑप्शन सी के साथ रहेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डाइट राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओमान की राजधानी कहाँ पे है? ठीक है, ओमान की राजधानी कहाँ पे है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, इसका उत्तर देना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में, ये आपको देना है इसका उत्तर, ठीक है, चलिए आपको देना है। चलिए फटाफट इसका आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, हमें कमेंट करके बताना, ओके, कमेंट करके बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? ठीक है, तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सुमेलित किया है, यानी सम्मिलित किया है। तो प्यारे साथी यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, असम बिहू का प्रमुख त्योहार है, ठीक है, एक त्योहार और असम में मनाया जाता है, उसको कहा जाता है माघ बिहू, ठीक है, कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा माघ बिहू। तो भैया ये कब मनाया जाता है? तो ये आपके जनवरी महीने में मनाया जाता है, ठीक है, इसको जनवरी महीने में मनाते हैं माघ बिहू, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1976 में, ओके, 1976 में किसके द्वारा किया गया, ठीक है, अगर ये पूछे किसके द्वारा किया गया तो एक नाम था स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, उसी के द्वारा क्या है कि इसको किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसको लिया कहां से गया है, तो लिया गया है इसको रूस से, ठीक है, रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें, ठीक है, मौलिक अधिकार ये कहां से लिया गया है, ये आपका लिया गया है अमेरिका से, इसको लिया गया है अमेरिका से, ठीक है, इसको हमने कहां से लिया है, इसको हमने अमेरिका से लिया है। और मौलिक कर्तव्य की बात हो तो इसको कहां से लिया है, रूस से लिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे कब किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसके बारे में क्वेश्चन बताना है। तो प्यारे साथी यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, स्कर्वी, ठीक है, इसके कुछ जो लक्षण हैं, ठीक है, स्कर्वी के जो लक्षण हैं वो आपके थकान, ठीक है, थकान हो गया, और कमजोरी, ठीक है, कमजोरी, ये भी स्कर्वी के लक्षण हैं। अच्छा, इसके प्रमुख स्रोत क्या क्या है, कहाँ पे ये मिलते हैं, ठीक है, तो इसके जो विटामिन सी यानी जैसे आंवला, ओके, आंवला में विटामिन सी काफी पाया जाता है, ठीक है, और ये है कहाँ पे, आंवला सबसे ज्यादा मिलता कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, आप बता सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा ये मिलता है प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवला पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है, तो प्रतापगढ़ भी याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, ठीक है, सबसे प्राचीन, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ऋग्वेद राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, सबसे पुराना ग्रंथ है और इसमें 10 मंडल हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें 10 मंडल हैं, ओके, और 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, नोट कर लेना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी के साथ हम लोग रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहां पर स्थित है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, दिल्ली में, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी, अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपके 1981 में, ठीक है, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। फिलहाल ऑप्शन सी यहाँ सही है और ऑप्शन सी के साथ हम लोग रहेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी को ही लॉक करना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य हड़प नीति से संबंधित है, ठीक है, एक यहाँ पे नीति थी राज्य हड़प नीति, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, रिपन, मिंटो या कर्जन या फिर डलहौजी, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के साथ चलते हैं, डलहौजी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। और इसने जो सबसे पहले किसको मिलाया, सबसे पहले इसने अवध को मिलाया, ठीक है, अवध को मिलाया, उसके बाद इसने मिलाया किसको, इसने मिलाया सतारा को, ठीक है, सतारा, इसको इसने मिला लिया, और फिर धौलपुर, ठीक है, धौलपुर, उसके बाद आपका झांसी, ठीक है, झांसी को भी इसने राज्य हड़प नीति के द्वारा मिलाया था, और उदयपुर को, ठीक है, उदयपुर को, ये आदि जो नाम है काफी फेमस है, तो इतने नाम याद रखना, कभी कभी ये अलग से नाम वाइज इसको पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, महमूद गजनबी ने किया था। अच्छा ये कब किया था, ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कब किया था, तो प्यारे साथियों 1025 ईस्वी में किया था। एक क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों किया था, ठीक है, क्यों किया था, तो धन की लालच में किया था, ठीक है, धन की लालच में इसने किया था, ओके, धन की लालच में इसने आक्रमण किया था, तो ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है,
शाक्त दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दर्शन दिए हुए थे, उसमें पूछ रहा है शाक्त दर्शन के प्रतिपादक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करना। ये शाक्त दर्शन के प्रतिपादक माने जाते थे। कपिल मुनि को नाम सुना होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। न्याय दर्शन में आपके ये पतंजलि आ जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, देखिए एसआई एग्जाम में पूछा गया है और यूपीपी में एक कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नेरोजी, ठीक है। और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे 3 बार। ये डेट याद रख लेना कब कब थे, 1886 में, और उसके बाद 1893 में, ठीक है। फिर इन्होंने 1906 में इनको क्या है, कांग्रेस पद का अध्यक्ष बनाया गया था। फिलहाल ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहां से आपके हिंदी के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं और हिंदी का पहला क्वेश्चन है, शशक का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलते हैं, खरगोश राइट ऑप्शन होगा। और हाँ, इसको क्या है कि गांव देहात में एक नाम से बोलते हैं इसको, अलग से खरहा, ठीक है। क्या कहते हैं, खरहा। तो ये भी पूछ लेता है, तो खरहा भी क्या है, पर्यायवाची शब्द होगा शशक का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, ये लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये लोकोक्ति दी हुई है, इसका सही अर्थ आपको बताना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, अवसरवादी। देखिए अपने काम से काम रखना ये तो होगा नहीं, तीर्थ यात्रा करना ये भी नहीं है, और महान भक्त तो होना ये भी नहीं है, ठीक है। तो मिल कौन सा रहा है, ऑप्शन डी मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा और ऑप्शन डी को ही लॉक करना आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे बात करें भास्कर, तो ये तो है, मयंक ये नहीं होगा, दिवाकर भी है और सविता भी है। देखिए यहाँ पे मयंक, ये मयंक जो है ये किसका है, ये चंद्रमा का है, ठीक है। ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है मयंक, याद रखना, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है मयंक। तो ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे देखना, प्रति प्लस इक, ये तो गलत होगा, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या सही है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए यहाँ पे है, ठीक है। चलिए ए को लॉक कर लेना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो शास्त्र जानता है वो कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शास्त्रज्ञ होगा, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुराण में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है। देखिए यहाँ पे इक प्रत्यय अगर हम पुराण में लगा दें, ठीक है, प्रत्यय लगा दें, क्या बनेगा, पौराणिक तो बनेगा नहीं, पुराणिक भी नहीं बनेगा, पौराणिक ये तो गलत ही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है। पौराणिक यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो मिठापा ये तो अशुद्ध है, गलत हो गया, मिठास ये भी अशुद्ध है, गलत है, मिठाई भी अशुद्ध है जो कि गलत है। तो बनेगी क्या, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मिठास देखिए राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनी, इसके अलावा आपके क्रोध, ठीक है, क्रोध भी भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, और यौवन,
यौवन भी भाववाचक संज्ञा बनेगी, इससे भी भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, नोट कर लेना। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोई आया है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? क्वेश्चन पूछ रहा है, इस कोई के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, अनिश्चयवाचक शब्द। देखिए प्रश्नवाचक यानी अगर मालूम हो तो प्रश्न मिला है, पुरुषवाचक है नहीं क्योंकि मालूम नहीं है कि कौन आया, निश्चयवाचक मतलब ये नहीं मालूम है कि हाँ ये आए। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत होगा। अनिश्चयवाचक मतलब पता तो नहीं है कौन आया, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक शब्द होगा। फिलहाल ऑप्शन डी के साथ हम लोग चलते हैं। इसके अलावा किसी को आंसर मालूम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? ठीक है, यहां बताना तत्पुरुष समास कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, पथभ्रष्ट। ये क्या है? ये तत्पुरुष समास है। यहाँ अपादान कारक की विभक्ति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपादान कारक, ठीक है, अपादान कारक की विभक्ति हो रही है। साथियों नोट कर लेना, कारक की विभक्ति हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी ही सही होगा। आप ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है ना, आप उसको नोट करते चलिएगा। देखिए आपकी ज्यादा दिन नहीं ना, 50 से 55 दिन बचे हुए हैं, इसी में आपकी तैयारी करनी है। चलिए अगला प्रश्न है, भक्तकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, कबीर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इतना काफी है यूपी पुलिस के लिए, इतने ही याद कर लीजिए। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पावक और अग्नि। ठीक है, पावक और अग्नि शब्दों में मध्य क्या संबंध है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पर्यायवाची। देखिए पावक का अग्नि ये क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। इतना आप दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो ही जाएंगे। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं, शोक का किस रस का अस्थाई भाव है? यानी शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो प्यारे बच्चों हम इसके साथ चलेंगे ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, करुण, करुण रस का अस्थाई भाव है, क्योंकि जो मूल रूप से सदैव हृदय में विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या भी 9 है। अस्थाई भाव इनकी संख्या कितनी है साथियों? इनकी संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, ध्यान देना, अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी नहीं आया शब्द में वह कौन सा विशेषण है? ठीक है, सारा क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जा रहा है, वह के बारे में कौन सा है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए एक बात, सार्वनामिक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण गुणवाचक। ठीक है, इसमें जिसमें गुण पाया जाए तो ये तो होगा नहीं, संख्या ए भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, कहीं भी अगर हम जाएंगे तो 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज हो ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा वह विद्यार्थी नहीं आया शब्द में कौन सा है। चलिए देखते हैं कौन सा है। जी हाँ बिल्कुल सही होगा। देखिए ऑप्शन ए सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, आप नोट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहिरंग का विलोम शब्द कौन सा होगा? ठीक है, बहिरंग का विलोम शब्द बताना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यहाँ पे देखिए सौरंग ये तो होगा नहीं, बहुरंग ये भी गलत है, सबरंग भी गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी अंतरंग राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 के यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तुरंग का पर्यायवाची शब्द देखिए यहाँ पे वच्ची होगा। तुरंग मतलब क्या होता है? घोड़ा। ठीक है, अच्छा घोड़ा का और भी पर्यायवाची शब्द है जैसे अश्व। ठीक है, अश्व भी होगा, है भी पूछा जाता है, साथ में घटिक। ठीक है, घटिक पर्यायवाची शब्द भी क्या है? किसका है? तुरंग का होगा, यानी घोड़ा का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी को नोट कर लेना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है?
ठीक है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये बताना है आपको। चलिए साथी देखिए 39 का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी डोर, ठीक है। डोर क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि आपके रस्सा और सूत और धागा ये क्या है, ये तीनों कौन सा हो जाएंगे, ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। तीनों क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं, ध्यान देना। ओके, स्त्रीलिंग आपके ये डोर होगा, तो ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, राम सो रहा। इसमें क्या है, इसमें सकर्मक क्रिया है, सीधे से पता चल जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी को नोट कर लेना साथियों। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बताना है भाववाचक संज्ञा नहीं, देखिए ना ही शब्द लगा है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए अस्तित्व, थकावट, बेईमान, ठीक है। तो यहाँ बेईमान देखिए, अस्तित्व, थकावट और बेईमान, ये हरियाली ये तीनों शब्द क्या है, भाववाचक शब्द हैं, ठीक है। और बेईमान क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। बेईमान क्या है, बेईमान एक विशेषण है। ओके, नोट कर लेना। ऑप्शन सी ये भाववाचक संज्ञा में नहीं आती, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहां से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट हैं, ठीक है। निम्न विकल्पों में से भिन्न को चुनिए। देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो LEAN, ठीक है। और ये तीनों ऑप्शन जो हैं, तीनों ऑप्शन में ए कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो भिन्न कौन सा होगा, भिन्न होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या भिन्न है, क्योंकि इसमें ए लगा हुआ, ठीक है। और इसमें सारे में क्या है, सब एक समान है, LIEN, LINE, NILE, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, ये विशेष है यानी भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे m-n में से m+n घटाने पर कितना होगा, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे सॉल्व करके देख लें, m-n, ठीक है। इसको घटाएंगे, m+n को घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा m-n, ठीक, -m-n, ये बराबर होगा -2n, ठीक है। -2n ये और ये माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस माइनस क्या है 2n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नोट कर लेना। इसके अलावा किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या आपको बताना है, जिस प्रकार ये 594, 198, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं संख्या ये 594 बटे 198, ठीक है। इसको हम अगर डिवाइड कर, चलिए इसको काट दीजिए। यहाँ पे देखिए 594 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 198, ठीक है। और 198 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा साथियों, ये आ जाएगा आपका 66, ठीक है। और अगर हम 66 को 3 से, सभी को 3 से भाग दे दीजिए, करेंगे कितना आएगा 22, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहेगा संख्या वो आपकी 22 आ जाएगी। 22 कहाँ पे है, ये है ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन सबको क्या है 3 से डिवाइड कर दो, बस आंसर निकल आएगा। सभी को 3 से डिवाइड कर दो, आंसर निकलता हुआ चला जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अखबार प्रेस में बनता है, ठीक है। तो कपड़ा कहाँ पे, दर्जी तो सिलाई करता है, ये गलत होगा। वस्त्र तो गलत होगा, तंतु भी गलत है। तो मील, ठीक है, मील में बनेगा। कपड़ा कहाँ पे बनेगा, तो कपड़ा बनेगा ये आपके मील में, ठीक है। यहाँ पे मील लिख लीजिए, ये मील राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे और ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम का चयन कीजिए।
अब यहाँ पे देखिए काफी इजी क्वेश्चन होगा। दही, दूध से दही बनता है, दूध से मक्खन भी, लेकिन दूध से तेल नहीं बनेगा, ठीक है। दूध से पनीर और दूध से क्रीम बनता है। तो इसमें जो विषम शब्द है वो कौन सा है, वो तेल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे लॉक कर देना, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला को पूरा करो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2, 7, 16, 46, ठीक है। अब इसको हम पूरा करते हैं। देखिए 2, ठीक है, 7, 16, यहाँ पे खाली स्थान प्रश्न मार्क चिन्ह हो जाएगा, 46, 67 और 92, ठीक है। देखिए 2 से 7 के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। अगर हम बात करें 2 से 7 तो ये हो जाएगा +5, ठीक है। और 7 से 16 ये भी +5 होगा, ठीक है, +5। अब इसमें 5 और अगर हम जोड़ दें, 16 में 5 और जोड़ दें तो कितना होगा साथियों, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 29 यानी 29 होगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया है ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसको हम काट दे रहे हैं और हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ये थोड़ा से मिस प्रिंट हो गया है, ध्यान देना, ठीक है। इसको हम काट दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है जो संख्या ना, इसकी जगह जो खाली स्थान है वहां कहाँ क्या आएगा, 29, ठीक है। सिर्फ +5 करते हुए चले जाएंगे और ये आंसर निकलता हुआ हमारा चला आएगा, ठीक है। 29 राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे लिख देना 29। इस तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। चलिए अगला प्रश्न है 73, ठीक है, +75, 78, 57 प्लस 197 को अगर 34 से विभाजित करें तो सबसे पहले तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ लेते हैं, आइए देखते हैं कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। जोड़ने के बाद देखिए अगर हम जिसको जोड़ लें तो ये टोटल आएगा कितना, 480 आएगा, ठीक है, 480। और इसको भाग अगर हम देखें 34 से, ठीक है, अगर 34 से हम इसको काट दें, इसको अगर 34 से काटेंगे जो शेष बचेगा वो 4 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 4 बचेगा साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप इसको भाग देकर भी देख सकते हैं, कॉपी पेन ले लीजिए, वहां पे आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला को पूरा करो। देखिए यहाँ पे 9, 25, 49 और 121। देखिए अब यहाँ पे हुआ कुछ नहीं, यहाँ पे क्या वर्ग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 3 का वर्ग निकाल लेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। अगर ठीक इस तरह से फिर 5 का ले रहे हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 यानी 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 का स्क्वायर ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 में 2 जोड़ दिया तो 5 हो गया, 5 में 2 जोड़ा तो 7 हो गया, ठीक है। अब 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है वहां पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी यानी 81 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 11 होगा, और 11 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 121 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 9 आएगा और ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, ऑप्शन बी को ही लॉक करना, ठीक है। अगर यहाँ पे ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में अलग से हम मैथ की भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मैथ काफी इंपॉर्टेंट है, मैथ की हम अलग से वीडियो देंगे और साथ में करंट अफेयर्स की, ठीक है। आपको सिर्फ बताना होगा कि आपका क्वेश्चन और लेवल और हाई करें या फिर इसी तरह से हम पढ़ाते रहें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 1 फरवरी 1900 को सोमवार था, ठीक है, 1 फरवरी 1900 को सोमवार था तो 1 मार्च 1901 को कौन सा दिन होगा। चलिए अब यहां पे देखते हैं कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे देखिए 1 फरवरी से 1900 से 1 फरवरी 1901 तक, ठीक है। अगर हम 1901 तक का इसका निकालते हैं वैल्यूज तो कुल जो विषम संख्या है, विषम संख्या 1 निकल के आती है, ठीक है। और 1 फरवरी 1901 से 1 मार्च तक, अगर 1 फरवरी से 1 मार्च तक का हम निकालते हैं तो यहाँ पे जो विषम दिनों की संख्या निकल के आती है वो निकल के आती है 28, ठीक है, 28। अतः 1900 से 1 मार्च और कुल विषम दिनों की संख्या अगर हम जोड़ दें तो हो जाएगी 28 + 1
कितना हो गया 29 विषम दिन हैं, ठीक है। अब देखिए 29 को यानी एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, ठीक है। तो 7 से हम अगर डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। 1 शेष रहेगा, 7 चौक 28 कितना है 1 शेष रहेगा। तो 1 मतलब क्या है ये सोमवार, ठीक है, सोमवार, ठीक है। 7 चौक 28 यानी चौथे दिन ये क्या है ये 7वें दिन सोमवार आएगा। सोमवार में अगर हम इसको प्लस को एक प्लस जोड़ दें तो क्या हो जाएगा मंगलवार। अगला दिन कौन सा होगा मंगलवार हो जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ मंगलवार हो जाएगा, बहुत ही आसान से समझा दिया है। यहाँ मंगलवार राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्नवाचक के लिए विकल्प चुने। देखिए 144, 13 और 36। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, इन सब का वर्ग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले 144 का अगर हम वर्ग निकालेंगे, ठीक, और यहाँ पे हम +1 करते चलेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है, +1 जोड़ दिया ये आ गया 13, ठीक है, ये 13 दिया हुआ। इस तरह से 36 का निकालते हैं तो 36 का इसमें अंडर रोल करके +1 जोड़ देंगे, ठीक है, 6 + 1 हो जाएगा, 6 और 36 + 1 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। जैसे इसका ये 13 आया था इस तरह से इसका 7 आंसर आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी 7 राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क जहाँ है यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न है संख्या 0.01 का वर्ग ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे इसका वर्ग निकाल लेना है, ठीक है। तो वर्ग कितना होगा यहाँ पे अगर वर्ग निकालेंगे, ठीक है, चलिए निकालते हैं 0.01 का वर्ग। तो ये आएगा 0.0001, ठीक है। आप इसको ऐसे नोट कर लेना, ओके, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो समझ जाइए ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगर ये क्वेश्चन होगा यहाँ पे वर्ग निकलेगा तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी को लॉक करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए HICD और 8 9 यहाँ पे बताना है कौन सा आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे H, ठीक, यहाँ पे अगर हम लिख दे रहे हैं H लिख दे रहे हैं H और I, ठीक है। तो H 8वें स्थान पे है और I 9वें स्थान पे, ठीक है। CD अगर हम यहाँ लिख दे रहे हैं CD तो ABC तीसरा, ठीक है, यहाँ पे, और D कौन से स्थान पे आएगा D आएगा A से चौथे स्थान पे, यानी 34 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 34, ठीक है। क्लियर है, 89 आपका इसका हुआ और CD का 34 हो जाएगा। ये आंसर समझ में आ रहा है। चलिए बताइएगा आप लोग कि सही है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए वैभव 2 दिनों में 10 पूरी तथा सौरभ एक दिन में 20 पूरी खाता है, ठीक है। एक दिन में 20 और ये 10, तो सौरभ और वैभव मिलकर 250 पूरियां कितने दिनों में खाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो हम वैभव को निकाल लेते हैं, ठीक है। वैभव के बारे में निकाल लेते हैं। वैभव 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में कितनी पूरी खाता है 10 पूरी। और सौरभ वैभव एक दिन में, अगर हम इसके एक दिन के बारे में निकालें ये एक दिन में कितना खाएगा, तो एक दिन में खाएगा 10/2 यानी 5 पूरी खाता है एक दिन में, ठीक है। और सौरभ द्वारा एक दिन में खाई गई पूरी, सौरभ जो एक दिन में कितनी पूरी खाता है, सौरभ खाता है एक दिन में, ठीक है, सौरभ खाएगा एक दिन में 20 पूरी, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 20 को और +5 को, 20 पूरी सौरभ खाता है, वैभव 5 खाता है, दोनों मिला के खाते हैं 25 पूरी एक दिन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा क्वेश्चन कि 250 पूरी कितने दिनों में खाएंगे, तो 250 को हम क्या है
25 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 10, ठीक है 10 दिन में, कितने दिनों में 10 दिनों में ये सब मिलके खाएंगे, ठीक है दोनों मिलके कितने दिनों में खाएंगे 10, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ओके चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प को पूरा कीजिए। देखिए पंछी, मछली, हवा। देखिए पंछी हवा में तो मछली कहाँ पे रहेगी, मछली जल में रहेगी, ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन सी जल राइट ऑप्शन होगा, ठीक है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है तो बेटा देखिए ध्यान देना, यहाँ पे नौका या फिर कार ये सब ऑप्शन गलत होंगे, ओके हवा भी गलत हो गए, जल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो ये था आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जिसमें आपके एसआई और यूपीपी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है जितने भी एमसीक्यू हैं काफी इंपॉर्टेंट है आपके, तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर वॉच कर दीजिए। अगर हाँ आपके हमारे बनाए हुए चैनल से 25 क्वेश्चन इस वीडियो से हो जा रहे हैं तो आप मान के चलिए आपकी तैयारी लगभग अच्छी चल रही है, ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।